चलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एनसीपी प्रवक्ता हैं सीमा मलिक, आनंद दुबे हैं प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के, और अतुल पाटिल हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सीमा जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। हमने देखा आज किस तरह से सभी के लिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, सबके लिए ये जो ऐलान था शरद पवार का, ये चौंकाने वाला था। क्या कुछ इस वक्त एनसीपी में चल रहा है जब से शरद पवार ने ये ऐलान किया है? क्या पहली प्रतिक्रिया थी आप लोगों की? देखिए मैम, हमारे लिए बहुत सेंटिमेंटल घड़ी है ये, और मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी आपके सामने। तो बहुत हम लोग हर्ट हैं, और हम इमेजिन नहीं कर सकते अपनी पार्टी अपने पिता के बिना। तो देखिए, हमारे लिए बहुत ही एक ये भावुक क्षण है, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मैं आपके चैनल पे सिर्फ हाथ जोड़ के पवार साहब से प्रार्थना कर सकती हूँ कि हमें कृपया इस तरह से ना छोड़ें। हम उनके बिना ये पार्टी इमेजिन नहीं कर सकते, और मतलब हमको सोच भी नहीं पा रहे हैं इस समय, जो हमारा वो इस समय जो हमारी मानसिक हालत है। तो मैं आपको ज्यादा क्या बोलूं, बस मैं यही बोल सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल एक झटके की हमारे तरह है आप सबके लोगों लिए के बहुत लिए। भावुक क्षण है ये, और मैं आना भी नहीं चाह रही थी, पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आप चैनल से करा गया तो मैंने यहाँ पर आई हूँ। और मैं सिर्फ लेकिन यही सीमा जी, कहूंगी कि आप आज लोगों हर को, कार्यकर्ता लेकिन के, हर पार्टी वर्कर के मन में ये चीज है कि हम उनके बिना इस पार्टी को इमेजिन नहीं कर सकते। और हम सबकी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सर से कि वो इस अपने फैसले को वापस लें, और हमारे साथ इस तरह उनका आशीर्वाद बना रहे। यही हम कह सकते हैं, और लेकिन ज्यादा हम सीमा जी, कुछ कह शरद नहीं पवार सकते। साहब ये बोल तो चुके ही हैं कि वो राजनीति से पीछे नहीं हट रहे, सिर्फ वो पद छोड़ रहे हैं और आप सबके साथ वो बने रहेंगे। ये बात उन्होंने हम नहीं वहां इमेजिन पर कर कही सकते। है। हमारे सबके मन की बात यही है कि वो उनको अपने फैसले को वापस लेना चाहिए इस समय। जी, लेकिन आपको हम ये भी, हम आप अगर उस कार्यक्रम को हम अगर आपने सुना होगा, तो जब दूसरी बार पवार साहब जी, मैंने बोले थे सुना है सब कुछ। तब उन्होंने ये कहा था कि वो फैसला आप अपना वापस नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर नए लोगों को कमान अभी वो थोड़ा सा सौंपने जा आई रहे हैं। थिंक, मेरे ख्याल से बहुत अर्ली है कहना। हम लोग सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर आदमी ये चाह रहा है। तो देखिए, अभी मैं जी जी जी। नहीं लगता कि यहाँ पर हम आनंद ज्यादा दुबे कुछ जी, कर आपके सकते पास मैं आना चाहूंगी। आप महाविकास अघाड़ी में, एनसीपी भी आपके साथ शामिल है, तो शिवसेना जो उद्धव गुट है उसके लिए ये कितना बड़ा झटका है? किस तरह से देख रहे हैं पवार साहब के इस फैसले को आप? रीति जी नमस्कार। देखिए, शरद पवार साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते नाते एक बड़े नेता तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन साथियों महाविकास अघाड़ी के भी बहुत बड़े नेता हैं, देश के भी बड़े नेता हैं। जिस समय आज पूरे विपक्ष को उनकी बहुत आवश्यकता है, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे समय आदरणीय शरद पवार साहब से ऐसे इस्तीफे की उम्मीद हम न कर रहे थे, न आप कर रहे थे, न कोई कर रहा था। तो हम यही समझते हैं कि पवार साहब एक बार पुनः इस पर विचार करें कि अपने फैसले पर यदि वो पुनर्विचार कर सकते हैं, वापस अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि शरद पवार साहब जैसा दूसरा होना तो बहुत ही मुश्किल है। पवार साहब अध्यक्ष न रहते हुए भी बहुत मदद कर सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन जो अध्यक्ष रहते कर सकते हैं वो बिना अध्यक्ष रहते नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं राजनीतिक सामाजिक जीवन से संन्यास नहीं ले रहा हूं, मैं समय समय पर अपने विचार रखूंगा, लेकिन जब फ्रंट पे वो खेलते हैं ना तो हमें बहुत ताकत मिलती है। अब पता नहीं कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये तो एक बात का विषय होगा, लेकिन अभी भी हमें यही उम्मीद है कि आदरणीय शरद पवार साहब ही अध्यक्ष यदि बने रहते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के, तो महाविकास आघाड़ी को एक बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। और महाविकास आघाड़ी के हम एक घटक दल हैं, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे, चाहे हम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी कोई दल हो, सबकी यही इच्छा होगी कि आदरणीय पवार साहब अभी कुछ दिन, कुछ साल और हमारे अध्यक्ष रहे, हमारे नेता रहे। तो ऐसी उम्मीद तो अदिति जी हम कर ही रहे। बिल्कुल। अतुल पाटिल साहब, यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीति में भी पवार साहब कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं ये हम सब जानते हैं। विपक्ष को एकजुट करने की वो कोशिश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और उसमें वो एक बहुत बड़ा चेहरा है शरद पवार, जो सबको स्वीकार्य हैं। ऐसे में वो जो विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश चल रही है, उसको कितना बड़ा झटका लग सकता है अगर पवार साहब इस तरह से पीछे हट रहे हैं? हालांकि वो राजनीति से संन्यास नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कही है। देखिए अदिति जी, देश एक बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। आज देश का संविधान, आज देश की आइडिया ऑफ इंडिया जिसे धोखा पहुंच रहा है, संकट में है। ऐसे वक्त जो इंसान 60 साल की अपनी राजनीति 1960 से शुरू होती है और 2023-24 अप्रैल तक 2 मई तक है, तो ये एक सूझबूझ की, समझ की और
नए लोगों को दिशा दिखाने का, अनुभव रखने का, मात्रा रखने वाली एक लीडरशिप है। उन्होंने कांग्रेस में रहते बड़े बड़े पदों पर राष्ट्रीय राजनीति में भी अहम भूमिका उन्होंने जो है दिखाई है, और एक कृषि मंत्री के तौर पर सबसे सफलतम कार्यकाल जो है, बड़ी बड़ी ऊंचाइयां जो है वो कृषि विभाग को और देश को उन्होंने दिखाई है। और आज इस समय उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पूरे देश को है। पूरे देश में एक अराजक सा माहौल है। एक दल जो है वो देश को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर तोड़ना चाहता है, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, इतिहास के साथ खिलवाड़ कर तोड़ना चाहता है। ऐसे वक्त जिस ताकत से अपने विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता, शाहू फुले आंबेडकर की विचारधारा को लेकर जो देश की जरूरत है, चलने वाले नेताओं में से शीर्षस्थ स्थान पर आदरणीय शरद पवार साहब है, और आज उनकी जरूरत सबको है। जी। अब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उनका एनसीपी का वो अंदरूनी मामला है, उसमें बोलना हमारा ठीक नहीं है, लेकिन उनके जैसे नेतृत्व की आज कभी नहीं थी। उनके पूरे 60 साल के जीवन में देश को जितनी जरूरत तब नहीं थी उतनी आज है, और मेरे ख्याल से ये समझ उनमें है। सीमा जी, आप ये बात सुन रही होंगी कि देते रहेंगे। बिल्कुल सीमा जी, आप भी ये बात सुन रही होंगी जो बात यहाँ पर पाटिल साहब कह रहे हैं कि जितनी ज़रूरत शरद पवार जी की इस वक्त है उतनी ज़रूरत पहले कभी नहीं रही। रोहित चंदावरकर साहब, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, आपकी भी प्रतिक्रिया यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी कि किस तरह से शरद पवार के इस फैसले से महाराष्ट्र की जो राजनीति है उस पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात अदिति ये है कि ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, ये किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से एकदम से सीनियर पवार मतलब शरद पवार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनसीपी के, इस तरह से एकदम से कुछ अनाउंसमेंट आज कर देंगे। दूसरी बात ये है कि एनसीपी में अंदरूनी कुछ खींचातान काफी समय से चल रही है, जिसके बारे में हम अलग अलग चैनल्स पे, आपके भी चैनल्स पे बोल चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और दो गुट बन रहे हैं। शायद एक गुट बोल रहा है कि हमें बीजेपी के साथ जाने में निगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए, वो ऑप्शन भी ओपन रखना चाहिए। दूसरा एक गुट बोल रहा है कि नहीं, हम महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेंगे। तो ये सब पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। तीसरा फैक्टर ये है कि एनसीपी के काफी ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ अलग अलग ईडी या आईटी या सीबीआई के अलग अलग मामले चल रहे हैं। अनिल देशमुख हो, छगन भुजबल के साथ भी कुछ केसेस चल रहे थे, हसन मुशर्रफ भी ईडी के स्कैनर के नीचे है, सुनील तटकरे भी फेस कर रहे हैं कुछ। तो बात ऐसे चल रही थी कि शायद एक गुट ये बोल रहा है कि हम लोगों को बीजेपी के साथ जाके, जैसे एक नाथ शिंदे के गुट के काफी लोगों का एक महाराष्ट्र के सामने एक एग्जाम्पल है, उसी तरह से हम कर सकते हैं और हम निकल सकते हैं। तो ये दुविधा जो एनसीपी में काफी समय से चल रही थी, उस पे आज एकदम से ये ट्विस्ट आ गया, जिसमें इस तरह देखा जा रहा है कि एक तरफ तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि शरद पवार जी का ये एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी पर पकड़ और ज्यादा सख्त कर ली, मतलब टाइट कर ली। क्योंकि एक तरह से उन्होंने ये एक प्लॉय डाला है कि मैं निकल ही जाता हूं, तो सब अभी पूरे कार्यकर्ता या पूरे जो 80-90% नेता है वो बोल रहे नहीं आप मत जाइए, तो उनका एक स्थान वहां पे पक्का इस वजह से हो सकता है। ये एक तरफ हो रहा है। दूसरी तरफ एक ये भी व्यू आ रहा है कि शरद पवार जी अब बोल रहे हैं कि मुझे ये सब बस हो गया, और अगर अजित पवार उन्हें चाहते हैं, वो चाहते हैं उस तरीके से पार्टी को आगे लेना चाहते हैं, तो ले जाना चाहते हैं, तो मेरा उसमें कोई मतभेद नहीं है और मैं थोड़ा सा बैक सीट ले लेता हूं। ये दो तरफ ये ओपिनियंस जा रहे हैं कि दो तरफ ये इंफॉर्मेशन आ रही है, ये हो सकता है या वो हो सकता है। शाम को 5 बजे सिल्वर ओक पे एक मीटिंग शुरू होगी। शरद पवार का ऑफिशियल रेसिडेंस है मुंबई में, साउथ मुंबई में। उसमें अभी लेटेस्ट ये हो रहा है कि एक टॉप कमेटी एनसीपी की बन चुकी है, जो सब वहां बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। शायद उद्धव ठाकरे भी वहां पे पहुंचेंगे, कुछ बातें होंगी और उसमें देर शाम तक शायद कुछ इसमें डिसीजन आएगा। लेकिन अभी तो मामला बहुत ही पेचीदा है और किसी को पता नहीं कि किस तरफ जा रहा है। अदिति जी, आनंद जी, यहाँ पर जो बात अभी रोहित साहब कह रहे हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि
आसान नहीं होने वाली आप लोगों की लड़ाई। पहले ही आपकी जो शिवसेना है वो दो फाड़ हो चुकी है, अब अलग अलग हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे जो है वो काफ़ी नुकसान आप लोगों को पहुंचा चुके हैं। ऐसे में शरद पवार का उस गठबंधन में ना होना या उस भूमिका में ना होना कितना ज़्यादा मायने रख रहा है आप लोगों के लिए? आदित्य जी, बहुत मायने रखता है। मैंने पहले ही कहा कि आदरणीय शरद पवार साहब की इस समय दोनों दलों को, मतलब कांग्रेस को भी और शिवसेना को भी बहुत आवश्यकता है। उनकी राय, उनके विचार, उनकी सलाह, ये सब हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और जबकि 2024 का चुनाव बहुत ही करीब है, एक बड़े बैट्समैन के रूप में वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। यदि वो अपने पद पर लेकिन नहीं अब रहते आनंद दुबे जी, हैं, अगला तो सवाल यही होगा कि कमान किसको सौंपी जाएगी? अगर अजित पवार को सौंपी जाती है तो क्या वो आप लोगों को स्वीकार्य है, या सुप्रिया सुले को सौंपी जाती है तो क्या वो आप लोगों को स्वीकार्य है? देखिए, हमारा गठबंधन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है। जो भी उनके अध्यक्ष बनेंगे हमें स्वीकार होंगे, लेकिन शरद पवार साहब का स्थान कोई दूसरा ले लेगा, ये भी तो आप देखिए। शरद पवार साहब का कद, शरद पवार साहब के समान उनका जो व्यक्तित्व है, उसकी तुलना किसी से आप नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो एक अच्छे नेता होंगे, बड़े नेता होंगे, हमारा समन्वय अच्छा होगा, ये तो सब भविष्य की बात है। लेकिन शरद पवार साहब की जो कमी है उसे शायद ही कोई पूरा कर पाए। और शरद पवार साहब इस समय हमें चाहिए, मतलब जो वक्त की नजाकत है कि शरद पवार साहब यदि महाविकास आघाड़ी के एक बड़े सलाहकार या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो हमें मदद कर पाएंगे, वो बाहर रह के शायद थोड़ा कम हो पाएगा। इसीलिए हम यही अभी भी उम्मीद जता रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, हमारे महाविकास आघाड़ी के नेतागण यदि उनसे बातचीत कर रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें मना भी ले। लेकिन अब चूंकि अब ये सब उनके ऊपर है, उनकी पार्टी का वो मानेंगे या नहीं, अभी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि खुद पवार साहब दूसरी बार उसी कार्यक्रम में दूसरी बार उन्होंने कहा कि मैं फैसला वापस लूंगा, तो फिर मुझ में और दूसरों में फर्क क्या रह जाएगा, ये भी बात वहां पर थी। तो यहाँ पर सीमा जी, बड़ा सवाल यही रहेगा कि किसको मिलने जा रही है एनसीपी की कमान? मैं आपको कह चुकी हूँ, बहुत भावुक क्षण है हमारे लिए ये। और हम पूरा विश्वास है हमें कि हमारे नेताओं की आज मीटिंग हो रही है और कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उसका आएगा। और हमें, आपको क्या बोलूं मैं, आज हर कार्यकर्ता के मन में ये चीज है। जो कुछ लोग बहुत क्लोज होंगे उनके, कुछ लोग बहुत क्लोज नहीं होंगे, पर हर आदमी, मतलब वी कांट इमेजिन समथिंग लाइक दिस जी। वी कांट इमेजिन अ पार्टी विदाउट पवार साहब। बिल्कुल। अतुल जी, आपके पास में यहाँ पर आना चाहूंगी। अभी भी बहुत उम्मीद है हमको, और हमें अभी हम इस बारे में कुछ भी, हम आगे कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं सच जी। तो अभी भी एनसीपी के जो यहाँ के पार्टी के लोगों का मैं आपको सेंटीमेंट बता रही हूँ कि कोई इस समय कुछ भी नहीं सोच पा रहा है जी। सीमा जी, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों की भावनाएं क्या है इस वक्त, क्योंकि अभी भी आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि शरद पवार जी अपना फैसला जो है वो वापस ले लें। लेकिन अतुल पाटिल साहब, यहाँ पर एक प्रतिक्रिया जो वहाँ पर अजित पवार की आई वो सबसे अलग देखने को मिली, क्योंकि बाकी सब लोगों ने शरद पवार को मनाने की बात कही, लेकिन अजित पवार की जो प्रतिक्रिया थी वो अलग थी। सबसे पहले वो मैं एक बार यहाँ पर अपने दर्शकों को सुनवाना चाहूंगी, फिर आगे चर्चा को जारी रखेंगे। पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। तो यहाँ पर सुना आपने कि अजित पवार क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पवार साहब की उम्र का लिहाज रखते हुए हम सबसे बात करके एक नए नेतृत्व के पास ये जिम्मेदारी देने को हम चाहते हैं। नया नेतृत्व पवार साहब के मार्गदर्शन पर काम करेगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर वो स्वीकार कर रहे हैं उनके फैसले को। पाटिल साहब, आपकी प्रतिक्रिया, अजित पवार का जो स्टैंड लगा यहाँ पर वो अलग था। ऐसा है कि उनके पार्टी में जो हो रहा है उसके बारे में हम बातचीत करें, ये दखलंदाजी होगी, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं रोहित जी ने जो बात की, थोड़ा सा उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्योंकि जिस तरह से शिवसेना का सिंबल तो ले लिया, शिवसेना का नाम भी ले लिया, लेकिन शिवसेना का वोटर नहीं ले पाए। आपने देखा होगा वज्रमुठ की हमारी जो सभाएं हो रही है, उस सभाओं में जिस तरह से सपोर्ट मिला, और अभी हमारी एपीएमसी की मंडियों की जो चुनाव हुए उसमें पूरा नकार दिया है बीजेपी और शिंदे ग्रुप जो है, उन दोनों को यहाँ के मतदारों ने नकार दिया है। तो ये बात तो महाराष्ट्र की राजनीति में तय हो गई है कि यहाँ का वोटर नहीं हिलेगा। नेता भले ही चले जाएंगे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दबाव में, लेकिन वोटर नहीं जा रहा है। वोटर जो है वो अपने विचारधारा के साथ, वो अपने पार्टी के साथ जो है वो खड़ा है। तो ऐसा कुछ हो सकता है
एनसीपी में मुझे नहीं लगता, क्योंकि अजीत दादा ने सामने आकर इसकी स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं मरते दम तक एनसीपी में रहूंगा। और अगर अजीत दादा कुछ कह भी रहे हैं तो वो उनके भतीजे भी है, एक नेता के अलावा एक भतीजे भी है, वहां सुप्रिया ताई भी थी, तो हो सकता है एक पारिवारिक निर्णय भी इसमें कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार साहब जो है वो एक मार्गदर्शक के रूप में, एक नेता के रूप में और एक अहम घटक जो है वो केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, वो पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रोहित जी, आपका क्या कहना है? ये जो अजित पवार की प्रतिक्रिया थी कि हम नए नेतृत्व की तरफ जाएंगे या पवार साहब हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि बाकी सब वहां पर मना रहे थे, फैसला वापस लेने को कह रहे थे, लेकिन अजित पवार ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और पिछले दिनों जो बगावत की अटकलें चल रही थी वो अजित पवार को ही लेकर चल रही थी। अदिति, मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बैकग्राउंड बता दूं, आपके दर्शकों को भी उसका फायदा होगा ये सुन के कि थोड़ा पिछले 2-3 साल में क्या क्या हुआ है इसको जरा देखिए। जब से महाविकास आघाड़ी बनी, खैर महाविकास आघाड़ी बनने से पहले भी क्या हुआ था, ये हुआ था कि एक दिन सुबह हम लोगों ने, पूरे देश ने, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस को साथ में शपथ लेते हुए देखा राजभवन में। तो इस वजह से अभी जब अटकलें शुरू हो गई कि क्या अजित पवार बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वगैरह, तो उसमें थोड़ी सी हवा उस अटकलों को मिल गई या थोड़ा सा वो बढ़ गया, क्योंकि पहले ये हो चुका है। और पिछले 2-3 साल से, जब से महाविकास आघाड़ी बनी, इस पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ, तब से हम 2-3 साल से महाराष्ट्र के सब पत्रकार जो पॉलिटिक्स काफी समय से कवर कर चुके हैं और इन लोगों के टच में है, वो सब बोल रहे हैं, मैं भी जानता हूं कि अजित पवार बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर हम शिवसेना के साथ जा सकते हैं, अगर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी की जो पार्टी है, वो अगर शिवसेना के साथ जाके सरकार बना सकती है, क्योंकि शिवसेना भी एक हिंदुत्ववादी पार्टी ही थी पहले, अभी भी बोलती है कि हिंदुत्ववादी है, तो फिर हम हालात बदलने के बाद बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते? अगर हमें दिख रहा है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में 106 सीट लेके बीजेपी ने 19 में दावा किया कि वो सरकार बनाना चाहती है, और बाद में भी 6-7 विधायक उनके साथ आ गए, तो अभी वो 112-114 का उनका खुद का नंबर है, और शिंदे गुट तो अलग ही है जो उनके साथ में आया हुआ है। तो ये अगर महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी है, तो हालात बदलने के बाद हम हिंदुत्व का मुद्दा लेके क्यों अड़े हुए हैं? हम उस पार्टी के, शिवसेना के साथ जा सकते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, तो फिर बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते? ये बात अजित पवार बार बार पिछले 2 साल से इंटरनली बोल रहे हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। और शरद पवार जी और बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि आइडियोलॉजिकल इश्यूज है, बाकी इश्यूज है, स्ट्रैटेजीज इश्यूज है। तो इस वजह से अभी ये सब फिर से अटकलें चल रही कि ये जो एनसीपी में हो रहा है, क्या एनसीपी में 2 गुट बन चुके हैं? बिल्कुल, और यही बात महत्वपूर्ण होगी रोहित जी, जो बात आप कह रहे हैं कि क्या ये जो 2 गुट बटे हुए नजर आ रहे हैं, ये आगे भी ऐसे ही बटे हुए रहेंगे, या ये शरद पवार का ये जो कदम है, अगर ये रणनीति के तहत लिया है, तो वो और चीज़ों को बांधेगा या पार्टी को बांधेगा और गठबंधन को और बांधेगा? ये देखना बहुत अहम होगा। अब आज एक बैठक भी होने जा रही है, जिस तरह से रोहित जी बता रहे हैं यहाँ पर, तो महत्वपूर्ण होगा कि शरद पवार के घर से जो बैठक हो रही है समिति को लेकर, उसमें से क्या कुछ निकलता है।